स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एक जातक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपशनक जातक। प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नामक एक राजा रहता था। उसके समय में बोधिसत्व ने एक वणिक के घर में जन्म लिया था। बोधिसत्व बड़े होने पर व्यापार करने लगे। उनके पास 500 बैलगाड़ियां थीं। उन्हीं बैलगाड़ियों पर माल लाद कर वे कभी पूरब और कभी पश्चिम व्यापार करने के लिए जाया करते थे। उन दिनों वाराणसी में एक और युवक वणिक रहता था। उसकी बुद्धि बहुत मोटी थी और वो ये नहीं जानता था कि किस अवसर पर क्या करना चाहिए। एक बार बोधिसत्व ने बहुत से बहुमूल्य पदार्थ गाड़ियों पर लादकर किसी दूर देश को जाने का विचार किया। उसी समय उन्होंने सुना कि वह निर्बोध वणिक भी 500 बैलगाड़ियां लेकर उसी देश को जाने का विचार कर रहा है। बोधिसत्व ने सोचा कि यदि हम दोनों की 1000 बैलगाड़ियां एक साथ ही एक मार्ग से जाएंगी तो अनेक कठिनाइयां होंगी। माल से लदी हुई इतनी गाड़ियों के पहियों से सड़कें खराब हो जाएंगी। 1000 आदमियों और 2000 बैलों के खाने पीने के लिए सामग्री एकत्र करना भी असंभव हो जाएगा। इसीलिए यदि हम दोनों में से एक आगे और दूसरा उसके कुछ दिनों बाद जाए तो अच्छा हो। यह सोचकर उन्होंने उस मूर्ख वणिक को अपने पास बुलवाया और सब बातें समझाकर कहा कि हम दोनों आदमियों का एक साथ जाना तो ठीक नहीं है। अतः तुम सोच कर बतलाओ कि तुम पहले जाओगे या पीछे। उस वणिक ने मन में सोचा कि मेरा पहले जाना ही अच्छा है, क्योंकि पहले जाने में सड़कें ठीक मिलेंगी, जिससे गाड़ियों के चलने में कोई कठिनता नहीं आएगी। बैलों को भी अच्छी और यथेष्ट घास मिलती जाएगी। हम लोगों को अच्छे अच्छे फल फूल आदि मिलते जाएंगे। नहाने और पीने के लिए स्वच्छ जल मिलता रहेगा और हम मनमाने मूल्य पर माल खरीद और बेच सकेंगे। इसलिए उसने बोधिसत्व से कहा कि मैं पहले जाऊंगा। बोधिसत्व ने कहा, अच्छी बात है, तुम ही पहले चले जाओ। उन्होंने सोचा कि पीछे जाने में ही सुविधा है। इस अबोध वणिक की गाड़ियों के पहियों से उबड़ खाबड़ रास्ता बराबर हो जाएगा। इसके बैल पकी घास खा जाएंगे और तब उनके डंठलों से जो नई नई हरी पत्तियां निकलेंगी वही हमारे बैल खाएंगे। हमें भोजन के लिए भी ताज़े फल फूल मिलेंगे। हमें जल का भी कहीं अभाव न होगा। इसके साथ ही जो कुएं खोदेंगे उन्हीं में से हम पानी ले लेंगे। हमें बहुत से लोगों के साथ मोल भाव करने के लिए सिर भी ना खपाना पड़ेगा। यह जिस माल का जो मूल्य निश्चित कर आएगा उसी मूल्य पर हम भी माल खरीद और बेच लेंगे। इसके उपरांत वह अबोध वणिक 500 बैलगाड़ियों पर माल लाद कर चल पड़ा और बस्ती से निकलकर एक जंगल के पास पहुंचा। वह जंगल बहुत ही विहड़ था। उसमें 60 योजन तक कहीं पानी नहीं मिलता था। उसमें बहुत से यक्ष और राक्षस आदि रहा करते थे। उस वणिक के सेवकों ने उस जंगल में प्रवेश करने से पहले बहुत बड़े बड़े बर्तन पानी से भरकर अपनी गाड़ियों पर रख लिए थे। जिस समय वे लोग जंगल के बीच में पहुंचे उस समय यक्षों के राजा ने सोचा कि इस अबोध वणिक को यह समझा देना चाहिए कि इस जंगल में पानी ढोकर ले जाना व्यर्थ है। उस दशा में यह सारा जल फेंक देगा। फिर जिस समय इसके आदमी और बैल आदि प्यास से मरने लगेंगे उस समय हम लोग सहज में ही इन सबको मार डालेंगे और मनमाना मांस खाएंगे। यह चाल सोचकर यक्षराज ने माया के बल से एक बहुत सुंदर गाड़ी बनाई। 2 अच्छे सफेद बैल उसे खींचने लगे। यक्षों का राजा एक संपन्न पुरुष का वेश बनाकर उस पर बैठ गया। उसके मस्तक पर श्वेत और नील पन्नों की माला थी। उसके बाल और कपड़े भीगे हुए थे और छकड़े के पहियों में बहुत सा कीचड़ लगा हुआ था। उसके आगे पीछे 10-12 यक्ष सेवकों के वेश में तीर तलवार ढाल आदि लेकर चल रहे थे। उनके भी बाल और कपड़े भीगे हुए थे।
उनके माथे पर भी नील और श्वेत कमल थे, मुंह में मृगाल थे और पैरों में कीचड़ लगा हुआ था। दल बांधकर चलने वाले वणिकों या सार्थवाहों में यह प्रथा थी कि जब सामने की हवा चलती थी तब धूल से बचने के लिए दलपति सबसे आगे रहता था, और जब पीछे की ओर से हवा आती थी तब वो सबके पीछे चलता था। जिस समय की यह बात है उस समय हवा सामने की थी, इसीलिए वह अबोध वणिक अपने दल के आगे आगे चल रहा था। उसके पास पहुंचकर यक्षराज ने अपनी गाड़ी एक ओर कर ली और बहुत ही मधुर भाव से उससे पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? यक्षराज की गाड़ी के लिए रास्ता करने के विचार से वणिक ने अपनी गाड़ी एक ओर कर ली और कहा, मैं वाराणसी से आता हूँ। मैं देखता हूँ कि आपके मस्तक और हाथ में पद्य हैं और आपके सेवक मृणाल चबा रहे हैं। आप लोगों के कपड़े भीगे हुए हैं और आपकी गाड़ी के पहियों में कीचड़ लगा है। क्या मार्ग में कहीं पानी बरसा है और आपको आते समय पद्यों से भरा कोई जलाशय मिला है? यक्षराज ने उत्तर दिया, यह पास ही जो हरियाली दिखाई देती है उसके आगे सारे वन में जल ही जल है। वहाँ सदा वृष्टि हुआ करती है, तालाब आदि सदा जल से भरे रहते हैं और मार्ग में दोनों ओर पद्यों से भरे हुए सरोवर हैं। बस इसी प्रकार की बातें करते हुए वे लोग चले जा रहे थे। यक्षराज ने उस वणिक से पूछकर जान लिया कि वह वणिक कहाँ जाता है और क्या माल लिए जाता है। उसने एक गाड़ी की ओर संकेत करके पूछा, इस पर क्या है? वणिक ने कहा, पानी रखा है। यक्षराज ने कहा, आप पानी लेते आए? यह आपने अच्छा ही किया, क्योंकि यहाँ तक तो पानी की आवश्यकता पड़ती ही है, पर अब पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे बहुत पानी मिलेगा। अब आप पानी के ये बर्तन फेंकवा दें, बोझ हल्का हो जाएगा और गाड़ी जल्दी जल्दी चल सकेगी। फिर थोड़ी देर ठहर कर यक्षराज ने कहा, अच्छा अब आप आगे बढ़िए, मैं भी जाता हूँ। बातों बातों में बहुत सा समय बीत गया। इतना कहकर यक्ष वहां से चल पड़ा। जब उसने देखा कि वणिक और उसके साथी आंखों से ओझल हो गए तब वो अपने स्थान को चला गया। इधर उस मूर्ख वणिक ने यक्ष के परामर्श के अनुसार पानी के सब बर्तन तोड़ डाले और पीने के लिए एक बूंद भी पानी अपने पास न रखा। इस प्रकार वह अपना बोझ हल्का करके आगे बढ़ा। वह बहुत दूर निकल गया, फिर भी उसे कहीं जल का नाम तक ना मिला। धीरे धीरे सब लोग प्यास के मारे व्याकुल होने लगे। अंत में सूर्यास्त के समय जब गाड़ियां रोक दी गईं और उनके बैल खोल दिए गए, गाड़ियों के पहियों में बैलों को बांधकर और उन गाड़ियों से स्कंधावार बनाकर सब लोग बीच में बैठ गए। पर न तो मनुष्यों और न पशुओं को वहां विश्राम मिला। सभी भूख और प्यास से विकल होकर भूमि पर पड़ गए। इतने में अंधकार हो गया। सब यक्ष अपने नगर से निकल आए और उन सब मनुष्यों और पशुओं को मारकर उनका मांस खाकर चले गए। इस प्रकार उस वणिक की मूर्खता के कारण उसके दल के सभी प्राणियों के प्राण गए। उनकी ठठरियां चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। हाँ, उसकी गाड़ियां और उन गाड़ियों पर रखा हुआ सब माल ज्यों का त्यों पड़ा था। उन्हें किसी ने छुआ तक न था। उस अबोध वणिक के जाने के प्रायः 1.5 मास बाद बोधिसत्व अपनी 500 गाड़ियां लेकर वाराणसी से चल पड़े और यथा समय उसी जंगल में पहुंचे। उन्होंने भी वहां पहुंचकर बड़े बड़े बर्तनों में बहुत सा पानी भर लिया और तब अपने सभी सेवकों को अपने शिविर में बुलाकर उनसे कहा, अब आगे हम लोगों को जिस जंगल में से होकर जाना पड़ेगा उसमें कहीं जल ना मिलेगा। उस जंगल में बहुत से विष वृक्ष भी हैं, इसलिए तुम लोग बिना मेरी अनुमति के कहीं एक चुल्लू भी पानी मत पीना और न बिना मुझसे पूछे कहीं कोई बिना जाना हुआ पत्ता, फूल या फल ही खाना। अपने सेवकों को इस प्रकार सावधान करके बोधिसत्व ने उस भीषण वन में प्रवेश किया।
जब वे उस जंगल के मध्य में पहुंचे तब यक्षों का राजा फिर उसी प्रकार वेश बनाकर उनके पास आया। बोधिसत्व उसे देखते ही समझ लिया कि यह मनुष्य नहीं यक्ष है। उन्होंने सोचा कि इस जंगल में इतना पानी कहाँ से आया, इसकी आंखें इतनी लाल और स्वरूप इतना भीषण क्यों है, भूमि पर इसकी छाया क्यों नहीं पड़ती आदि। उन्होंने यह भी समझ लिया कि वह मूर्ख वणिक जरूर इसकी चाल में आ गया होगा और उसे तथा उसके साथियों को इसने खा डाला होगा। जब उस यक्ष ने फिर उसी प्रकार की बातें करके उन्हें जल फेंकने का परामर्श दिया, तब उन्होंने उस यक्ष से कहा, हम वणिक हैं, हम बिना अपनी आंखों से जलाशय देखे अपना जल नहीं फेंक सकते। जब हम कहीं जल देख लेंगे तब अपना बोझ हल्का करने के लिए आप ही जल फेंक देंगे, तुमसे परामर्श लेने ना जाएंगे। जब यक्ष ने देखा कि दांव खाली गया तब वह आगे बढ़ा और बोधिसत्व की आंखों से दूर होकर वो अपने घर चला गया। उस समय बोधिसत्व के कुछ सेवकों ने उनसे कहा, अभी यह आदमी कह गया है कि उस नील वन के पास सदा वृष्टि होती रहती है। उसके साथियों के सिर, हाथ और गले में इतने कमल थे कि वो मृणाल चबा रहे थे। यदि यहाँ इतना अधिक जल है तो आप अपने पास का जल फेंक क्यों नहीं देते, जिससे बोझ हल्का हो जाए। इस पर बोधिसत्व ने सब गाड़ियों को रोककर अपने सब साथियों को एकत्र करके पूछा, क्या तुम लोगों ने और भी कभी सुना था कि इस मरुभूमि में जलाशय है? उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ तो जलाशय नहीं है और इसीलिए लोग इसे निरोधक वन कहते हैं। बोधिसत्व ने कहा, वे लोग कह गए हैं कि उस नील वन में वृष्टि होती है, पर जहाँ वृष्टि होती है उसके चारों ओर दूर दूर तक ठंडी हवा चलती है। जिस बादल से पानी बरसता है वह बादल भी दूर से ही दिखलाई पड़ता है। तुम लोगों को ठंडी हवा लगती है या कहीं बादल दिखलाई देता है? उन लोगों ने कहा, जी नहीं। बोधिसत्व ने पूछा, कहीं बिजली की कौंध या बादल दिखाई देता है? कहीं बादल की गरज भी सुनाई देती है? उन्होंने कहा, जी नहीं। बोधिसत्व ने कहा, अच्छा सुनो, अब मैं तुमको इसका भेद बतलाता हूँ। जो लोग अभी आकर हमें पानी फेंक देने के लिए कहते थे वो मनुष्य नहीं यक्ष हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग जल फेंक कर जब प्यासे मरने लगें तब वे हम लोगों को मार कर खा जाएं। मैं तो समझता हूँ हम लोगों से पहले जो युवक वणिक चला था उसने इन लोगों की बातों में आकर जल फेंक दिया होगा और अपने साथियों सहित इन लोगों के हाथों मारा गया होगा। संभव है आज ही हम लोगों को उनकी माल से लदी हुई सब गाड़ियां भी यही मिल जाएं। तुम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, पर देखो कहीं एक बूंद भी जल व्यर्थ ना फेंकना। सब लोगों ने जल्दी जल्दी पैर बढ़ाए। थोड़ी ही देर में वो लोग वहां पहुंच गए जहां उस मूर्ख वणिक की माल से भरी गाड़ियां पड़ी थीं। बोधिसत्व ने वहीं विश्राम करने के विचार से अपने सेवकों को गाड़ियों के बैल खोल देने की आज्ञा दी। गाड़ियों से घेरकर स्कंधावार बनाया गया। जब सब लोग खा पी चुके तब बोधिसत्व ने बैलों को स्कंधावार के अंदर करके अपने सेवकों को चारों ओर नियुक्त कर दिया। उनमें से कुछ बलवान लोग हाथ में तलवार लेकर रखवाली करने लगे। इस प्रकार वह रात बीत गई। प्रातः काल उठकर बोधिसत्व ने फिर सब बातों की व्यवस्था की। उनकी जो गाड़ियां टूट फूट गई थीं उन्हें वहीं छोड़कर उस मूर्ख वणिक की अच्छी अच्छी गाड़ियां ले लीं। अपने सस्ते दाम की चीजें वहीं रखकर उनके बदले में उस वणिक की बढ़िया और अधिक मूल्य की चीजें लाद लीं। वहां से आगे बढ़कर वो अपने निर्दिष्ट स्थान में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी चीजें दूने और चौगुने दामों में बेची और बहुत सा आर्थिक लाभ करके अपने देश को लौट आए। उनके साथियों में से एक भी नष्ट न हुआ।